Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हमारा टॉपिक है Why did India adopt a parliamentary model? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट का, जिसमें एक पार्टी या एक से बहुत ज़्यादा पार्टियां कोलिशन की हालत में रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेचर में, और जब उनकी ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है तो यही गवर्नमेंट बनाते हैं, और इनका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है, यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप्स रहते हैं, ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टीकल्चर्ड है और मल्टी रीजनल सोसाइटी है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। इन सबों के दरमियान कॉन्सेंसस, एक तरह की कॉन्सेंसस, एक जनरल एग्रीमेंट तैयार करने के लिए जो ये फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने इस पार्लियामेंट्री मॉडल को चूज किया है। और ये जो मॉडल है, इट वाज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो ब्रिटिश का था, ये पहले ऑपरेट हुआ, डेवलप हुआ इंग्लैंड में, और ये मॉडल जो है, इसके बहुत से इसमें सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स हैं टू ऑपरेट द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से इस मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन की गई, बहुत से एफर्ट्स किए गए ताकि इसको इस अंदाज से मॉडिफाई किया जाए दैट इट विल बिकम सूटेबल फॉर सच इंडियन सोसाइटी। और यहाँ की जो सोशल कंडीशंस हैं, इसको बिल्कुल ये एप्ट होगा ताकि यहाँ की गवर्नमेंट इसी मॉडल पर काम करेंगे। तो जब हम इस मॉडल को देखते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो मॉडिफाई करके इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको देखते हैं, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्ड है, तो यहाँ पर इसके ये जो फीचर्स हैं देखने को मिलते हैं। तो अब हम उन्हीं फीचर्स पर नज़र डालेंगे
जो हमें ये क्लियर करेंगे कि हिंदुस्तान ने इस मॉडल को क्यों अपनाया और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है इसी मॉडल पर बनती है। तो पहला फीचर है इंडियन प्रेसिडेंट जो है, इट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव, and Indian president is indirectly elected by an electoral college consisting of members of parliament and members of state legislative assemblies। तो ये पहला फीचर है। दूसरा जो है, द सॉवरेन अथॉरिटी इन इंडिया is vested in the Indian Parliament। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, इट इज प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, वो लोकसभा है या लोअर हाउस है, जिसके मेंबर्स पीपल डायरेक्टली चूज करते हैं। इसमें 552 मेंबर्स होते हैं। और इट इज़ अपर हाउस इज़ राज्यसभा, इसमें 245 मेंबर होते हैं। और ये जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, इनको स्टेट लेजिस्लेचर्स चूज करते हैं। तो तीसरा फीचर है द रियल executive is prime minister and his council of ministers। In Indian parliamentary system of government, the executive is accountable to the parliament, that is यहाँ का जो executive है, the prime minister and his council of ministers, they are individually and collectively accountable to the Lok Sabha। If the government loses majority on the floor of Lok Sabha, it has to resign। However, besides no confidence motion, the executive is accountable to the parliament through other modes also। मान लो कि अगर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट अपनी जो इसके सपोर्ट खो जाती है और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, तब भी ये जो एग्जीक्यूटिव होता है, इनको पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आ गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन इट इज अ स्टेटमेंट और वोट about whether a person in a position of responsibility is no longer deemed fit to hold the position। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो कोई आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी पोजीशन खो बैठा है, तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है क्या ये इस पोर्टफोलियो को, इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके बावजूद भी, गवर्नमेंट खो जाने के बाद भी, सपोर्ट खो जाने के बाद भी, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको ये अकाउंटेबल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने है। तो देयर आर अदर मोड्स, मिसाल के तौर पर एडजर्नमेंट मोशन।
तो एडजर्नमेंट मोशन में जो मीटिंग होती है वो एंड की जाती है और दूसरी मीटिंग के लिए डेट फिक्स किया जाता है। तब तक ये अपनी इंश्योर करती है, क्या नाम इसका, सपोर्ट इंश्योर करती है पार्टी, तो तब तक ये डेफर किया जाता है। डिबेट्स हो जाते हैं या डिस्कशन हो जाते हैं या क्वेश्चन आस्किंग हो जाती है। इस तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की। तो चौथा फीचर है इसका, ऑल डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 of Indian Constitution, the Council of Ministers headed by Prime Minister has to aid and advise the President, who shall act in accordance with such advice. The President can send a bill or decision back to the Council of Ministers once for रिकन्सिलेशन। ये और एक फीचर है यहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द लास्ट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज द एग्जीक्यूटिव in concurrence with the parliament has the power to make laws and amend the constitution. एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के साथ मिलकर अपना पावर इस्तेमाल कर सकता है और कानून बना सकता है, लेजिस्लेचर बना सकता है, और इवन कि कभी कभार ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकता है। However, both executive and parliament are checked by judiciary, as they may try to alter the basic structure of the constitution or infer upon the fundamental rights of individuals. यहाँ पर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो ये इन पर रोक लगा सकती है अगर ये कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई आंच आने देते हैं या इंडिविजुअल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इस सूरत में इनका जो ये पावर है चेक करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है। तो ये थे चंद खुसूसी सिफात जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं। तो इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान ने इस मॉडल को अपनाया है और इसी मॉडल पर यहाँ की गवर्नमेंट काम करती है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट a parliamentary system of government? Thank you all. Okay.